इस वक्त मैं ये तस्वीर बोकारो के चाँद से दिखा रहा हूँ और हमारे साथ में ज्ञानेश्वर प्रसाद उर्फ गुड्डू साहब मेरे साथ हैं और इनको गाली गलौज किया गया है। क्यों किया गया है इससे हम समझने का प्रयास करेंगे। चुनावी सरगर्मी आसमान पर है और इस माहौल में कौन किसको क्या किस वजह से बोल रहा है, ये बहुत सारी बातें हम समझने का प्रयास करेंगे। आपको आखिर गाली गलौज क्यों किया गया ज्ञानेश्वर बाबू? सबसे पहले आपके ग्रामीण टीवी के तमाम दर्शकों को मेरा झारखंडी जोहार सादर प्रणाम और आपको दिल की गहराइयों से आभार, क्योंकि आप सभी पत्रकार लोग हैं, मीडिया चैनल वाले लोग हैं, लेकिन आपने एक गरीब का दर्द समझा। इसके लिए आपको दिल की गहराइयों से अतिरिक्त आभार है। देखिए, यहाँ पे मुद्दा कुछ नहीं है और अगर हम गौर करें तो ये बहुत बड़ी विडंबना है इस देश की। इसको समझना होगा हम लोगों को। इस देश की अब आप बोलेंगे कि देश का नाम क्यों लिए आप? जी बिल्कुल मैं लूंगा। तो मैं इसको स्पष्ट कर देता हूं आपको। आप देखिए, केंद्र की मोदी सरकार जो है बात करती है क्या? सबका साथ और सबका विकास। जी आरएसएस के भागवत जी क्या बोलते हैं? भाई सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास और हिंदू राष्ट्र की निर्माण। हमारे सबसे बड़ा सूबे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी क्या बोलते हैं? एक रहो सेफ रहो। लेकिन दुर्भाग्यवश है साहब, हम तो एक होने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। हमारे अंदर कोई भेदभाव नहीं है। हम तो हमेशा आपके साथ रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें अछूत, या यूं कहें तो जब हम अपने हक और अधिकार की बात करते हैं तो आप हमें कहाँ ढकेलते हो? सीधा निचली पावदान पे। यह अत्यंत दुखद और गंभीर विषय है। आप मीडिया चैनल से मैं विनम्रता पूर्वक निवेदन करूंगा कि आपका नाम भी है, चूंकि ग्रामीण टीवी, आपके जो फॉलोअर हैं अधिकतर सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप जहां भी जाइए उन लोगों से भी बोलिए कि अगर आपके पास शिक्षा है तभी अधिकार की बात कर सकते हो, वरना शिक्षा रहते हुए भी आपको अधिकार से वंचित किया जाएगा। ताज़ा उदाहरण आपने देखा यूजीसी बिल को लेकर के। इसको बिल नहीं बोलेंगे साहब। क्या यूजीसी क्या है? पहले इस बात को समझना होगा हम लोगों को। ये एक कमेटी का गठन जो हुआ था, एक आयोग जो है, उन्होंने इस बात को प्रस्ताव दिया था कि हाँ, आज भी विश्वविद्यालय में जो है भेदभाव होता है। उसके आधार पे सरकार जो है इसको लागू की, लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ लोग, मैं सभी लोगों को जिम्मेवार नहीं मानूंगा, लेकिन तथाकथित कुछ लोग जो हैं इसके विरोध में उतर गए रोड पे। हम इस देश को सोना का चिड़िया कहते हैं और हम अपने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल देते हैं। प्रधानमंत्री जो कि कल तक देवतुल्य की उपाधि से उनको नवाजते थे, राम की दूसरी अवतार मानते थे, उनको भी ये लोग क्या बोल रहे हैं? तेलिया। और साहब, हम तो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन
जो हमारे पूर्वजों ने बताया, जो हमें दिख रहा, उस बात पे मैं डंके की चोट पे बोल सकता हूं कि ये मोदिया जिसको बोल रहे हो, जिसको तेलिया बोल रहे हो, इतिहास और पुरातत्व विभाग को कुरेद कर देख लो, महाभारत निकाल कर देख लो, रामायण निकाल करके देख लो। अगर सबसे पहले कोई वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर कोई काम किया है तो वो यही जाति है तेली, जिसने तेल से तल निकालने की विद्या सीखी है। और सरसों से तेल निकाल सरसों से, वही तिल से तल का तिल से तल। आती है, जो है जमीन से निकला हुआ को हम तेल के रूप में उसको तब्दील किए। और वो भी दुर्भाग्यवश ये तेल कैसा है जो कि बिना भेदभाव के, चाहे एक राजा के घर में बच्चा पनपता हो, जन्मा हो, या एक गरीब के घर में, या एक फकीर के घर में, बोल सकते हैं, सभी को यही तेल लगा। और उस तेल की अहमियत आपने क्या दिया? तुरंत चंद मिनट में आपने क्या बोल दिया? तेलिया। तकलीफ होती है साहब, हमने हर एक जगह योगदान दिया है। जो लोग विरोध किए उन लोगों से भी मैं पूछना चाहता हूं, साहब आप जिस तेलिया का बात कर रहे हो, या तो आपके पूर्वज जो है संस्कार आपको नहीं दिए हैं, या शिक्षा रहते हुए भी आपके आंख के सामने पट्टी लगा हुआ है। अब आप पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम। जी जी बिल्कुल पूछेंगे। तो राणा प्रताप जी जो हैं, इनको महाराणा प्रताप किसने बनाया? जब वो जंगल में थे तो उनके पास साधन और संसाधन की कमी हो गई थी। इसी जाति के धर्म वीर जो हैं, दानवीर हमारे भामा साहब ने अपनी पूरी संपत्ति उनको न्यौछावर कर दी, तब जाके आपके राणा प्रताप महाराणा प्रताप बने। और उसके वंशज को आप क्या बोल रहे हो? तेलिया। दुखद है। चलिए, ये बहुत सारी, अगर ऐसा शायद हम बोलने लगे तो रात कट जाएगी, पड़ जाएगी। ये अंदर की दर्द है। ताजा आपने जो सवाल पूछा कि आपको कुछ लोग गाली दिए, ये सच्चाई है। मैं सभी लोगों को आरोपी नहीं मान रहा हूं, लेकिन कुछ लोग हैं, हम लोगों ने कभी भी, हमारी पहचान तराजू से है, हमने कभी भेदभाव नहीं किया किसी के पास, चाहे राजा हो या फकीर हो, हमने एक तराजू से एक सामान वेट किया। लेकिन जब वेट किया, हमारा संस्कार, हमारे पूर्वज हमारे संस्कार में क्या दिए कि सभी को एक वर्ग एक सम्मान देखना है, हम भी तो साहब वही किए। ठीक है, विनोद खोपरी का नाम आया जयंत हत्या मर्डर का कांड में। इसमें इनको दोषी कैसे बनाया गया? ऑडियो के आधार पे। आपके तमाम दर्शकों से मैं निवेदन करूंगा कि उस ऑडियो को सुने। क्या कभी विनोद जी ने उदंडता वाली भाषा प्रयोग किया? नहीं। आगे से इनके संयम को वो परीक्षा ले रहा है, फिर भी ये सहनशील व्यक्ति हैं। ये जान रहे हैं कि कीचड़ में हम पत्थर को नहीं मार सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग जो हैं इस चीज को राजनीतिक षड्यंत्र कर दिए, और उसमें जो है एक व्यक्ति की हत्या हो गई। ये दुर्भाग्य है, और मैं भी चाहता हूं कि जो पीड़ित परिवार है उसको न्याय मिले, लेकिन दोषी को मिले साहब। निर्दोष को आप फंसा करके साजिश के तहत उसके वर्चस्व, उसके लोकप्रियता को पैर तले कुचल करके
आप नहीं ले सकते हो, सच्चाई ज़्यादा दिन तक नहीं दबा सकते हो आप। तो कहने का मतलब है कि चलिए ठीक है, मान लेते हैं न्यायालय पे इनके समाज के लोग को भी देखिए विनोद जी का कितने सहनशील हैं कि इतने बड़ी कांड होने के बाद भी ये समाज जो है संयम बरता, न्यायालय का सम्मान किया, जिला प्रशासन को कोऑपरेट किया। पूरे चास की आवाम इसकी जीती जागती उदाहरण है। कोविड काल में जब सभी लोग, सभी बुद्धिजीवी एवं राजनीतिक व्यक्ति जो धनवान थे, बलवान थे, सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए घर के चारदीवारी में छिप गए थे। उस समय जो है यही विनोद कुमार अपनी जान को जोखिम में डाल करके अपने परिवार को बिना परवाह किए दिन रात मेहनत करते रहे। किस लिए? ताकि कोई भी परिवार भूखा ना सोए, कोई भी परिवार जो है मेडिकल के अभाव में ना मरे, कोई भी परिवार जो है किसी विकराल स्थिति से ना गुजरे। इसके लिए इन्होंने दिन रात मेहनत किया। और उस मसीहा को आपने क्या किया? षड्यंत्र के तहत जेल भिजवा दिया। चलो जेल भी भिजवा दिया, हम इस बात से सहमत हैं। हमें उम्मीद है, उम्मीद ही नहीं, हमें विश्वास है कि विनोद जी जो हैं एक सामाजिक व्यक्ति हैं, समाजसेवी हैं। आज नहीं तो कल सच्चाई आएगी और वो निर्दोष हो करके बिल्कुल हम सभी के बीच में आएंगे। अब आप बोल सकते हैं कि आखिर क्या बात है कि विनोद जी का हम इतना बड़ा गुणगान कर रहे हैं। विनोद जी हमारे रिलेटिव नहीं है कोई, मैं उनके द्वारा किए गए कार्यों से प्रेरित होकर उनका फैन हूं। कुछ लोग यहां तक बोले कि टॉर्चर सेंटर, लेकिन आप सोचिए, कुछ लोग बोले टॉर्चर सेंटर, लेकिन क्या उनके समाज में और भी लोग थे इसका विरोध किए? अगर आप वाकई में बिना भेदभाव का काम करना चाहते थे तो आप ही के समाज से कुछ लोग आते और बोलते कि नहीं, ये गलत अफवाह तुम फैला रहे हो, हम सब इसके विरोध में हैं। लेकिन आपने सुना क्या कभी? ऐसा सुना किसी ने आवाज उठाया? नहीं, क्योंकि यहाँ पे जाति का रंग दे दिया गया। जाति का रंग, जाति का रंग, चलिए ठीक है, जाति का भी रंग हम मान लेते हैं। लेकिन आप जिस 21वीं सदी में चल रहे हो, एक हमारे प्रधानमंत्री हमारे क्या बात करते हैं, मिशन 2050 की बात करते हैं, विकसित भारत की बात करते हैं। और आप यहाँ पे कहाँ पर हो साहब? इतने पढ़े लिखे हो, हमारे पूर्वज को तो तुमने पढ़ने ही नहीं दिया। 3000 वर्षों तक गुलाम बना के रखा, उन्हें शिक्षा से दूर करके रखा। तो हम तो चलो बुद्धू हैं, अनपढ़ हैं, लेकिन तुम्हारे पास तो शिक्षा है, फिर तुम तो आवाज उठा सकते थे, लेकिन नहीं उठाया। इसको क्या समझा जाए साहब? ये तो हम समझ रहे हैं ना कि भेदभाव कहीं ना कहीं हो रहा, और यही कारण है हमारे जो यहाँ लगभग, बुरा नहीं मानिएगा, ये दिल से निकली हुई बात को हम बोल रहे हैं कि आज भारत में जो मुस्लिम लोग हैं, ये अधिकतर लोग हमारे अपने खून हैं। कहीं ना कहीं आज हमें महसूस होती है कि इनकी यही प्रताड़ना से उब करके ये लोग हमसे दूरी बनाए हुए हैं। मैं उन लोगों से भी आग्रह करूंगा कि आपसी मतभेद जो है ना बिगड़े, और हम लोग एक ब्लड वाले हैं, एक देश वाले हैं, एक पानी पीने वाले लोग हैं।
कुछ लोगों के बहकावे में ना आकर करके हम अपनी तहजीब को ना बिगाड़ें। जी बिल्कुल। अगर हम बिगड़ रहे हैं तो आप देख लीजिए, आप कहाँ और हम कहाँ, हमारी कोई मोल नहीं है साहब। जी बिल्कुल। हमारी तादाद कितनी है? कहने के लिए हम बोले जाते हैं 100 में 80, और हम लोग हैं कितने? जब जरूरत पड़ता है तो 10-20 इकट्ठा नहीं हो पाते हैं, और यही 20 लोग जो है राज भी कर रहे हैं। एक चलिए एक और बात बताते हैं आपको, दुर्भाग्य या संजोग बस याद आ गया। जी बताइए। देखिए, भाजपा की सरकार जब आई ना तो क्या बोली? कांग्रेस ने देश को बर्बाद कर दिया। बिल्कुल। चलिए मैं भी मान लेता हूं कांग्रेस ने देश को बर्बाद किया, लेकिन साहब पार्लियामेंट में उस समय कौन से लोग बैठे थे? बड़ी गहराई बात कह रहे हैं आप। जी जी कितने मुस्लिम जनप्रतिनिधि उस पार्लियामेंट में थे? जी। मेरा कहने का मतलब है कि चूंकि आपका चैनल जो है सुदूरवर्ती इलाके के बहुत सारे बच्चे और परिवार देखते हैं, मैं उन लोगों से विनम्रता पूर्वक आग्रह करूंगा कि आप उस चीज को बताएं बच्चों को कि ये जो पार्लियामेंट में बैठे थे ना, यही तथाकथित लोग जो है अपने निजी हित में, अगर मैं बात करूं कि पाकिस्तान का डिवाइडेड जो हुआ है, जो बांटा गया है, इन्हीं लोगों का योगदान है। वरना जिन्ना साहब भी कम पढ़े लिखे नहीं थे, और हमारे बापूजी भी जो हैं कम पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन इन लोगों के षड्यंत्र में देश का विभाजन हो गया। भाई अभी भी जगो, नहीं तो ये लोग जो है हमें और तुम्हें, हमारे परिवार को भी डिवाइड कर देंगे। ये षड्यंत्र चल रहा है। चल रहा। आप देखिए ना, अभी जिस विनोद जी की हम चर्चा कर रहे हैं, क्या हो रहा है? ये तो एक मसीहा के रूप में है, बिल्कुल। और इस मसीहा का जन समर्थन भी आप देख रहे हैं। ऐसा कोई जनप्रतिनिधि बता दीजिए जो फील्ड में नहीं रहे, और उसके लिए जो है हर एक आदमी मैं हूं विनोद, नहीं होगी। ऐसा कहीं देखा है क्या आपने? नहीं। लेकिन ये बोकारो की चास नगर निगम में दिख रहा है ना, जी। यानी कि इससे महसूस कर सकते हैं साहब उसकी लोकप्रियता क्या होगी। बहुत सारी माएँ बहनें जो है क्या बोल रही है कि नहीं, हमारा बेटा भाई जो है गलत नहीं कर सकता। लेकिन कुछ लोगों के दबाव में जो है, क्योंकि कहीं ना कहीं आज के डेट में मीडिया का भी जो रोल रहता है, लोग बोलता है कि मीडिया जो चौथी स्तंभ है, यहाँ भी कुछ लोग बिके हुए हैं जो कि पैसों पे काम करते हैं। उन लोगों से भी मैं निवेदन करूंगा कि भाई जो सच्चाई है उसको दिखाएं, वरना नज़र को न बंद करें। आप ही के चैनल में या बहुत सारे ऐसे चैनल के लोग हैं जो कि कोरोना काल में विनोद जी को मसीहा का रूप दे रहे थे, बिल्कुल। और आज जो है वो क्या बोल रहे हैं? अपराधी, गुंडा। फिर तो न्यायालय का काम ही नहीं है साहब, बंद कर दीजिए। सही बात। मैं उन तमाम मीडिया बंधुओं से भी आग्रह करूंगा, अरे मानवता के आधार पे भी आप कुछ काम कीजिए। ठीक है, हो सकता है, मैं इस बात पे का खंडन नहीं कर रहा हूं कि हमारे विनोद जी दूध के धुले होंगे, लेकिन किसी षड्यंत्र से भी तो हम पीछे नहीं हट सकते हैं ना, क्योंकि ये सामने दिख रहा। कल तक जो व्यक्ति था वो सही था, और नगर निगम के चुनाव से ठीक कुछ दिनों पहले षड्यंत्र के तहत फंस गया। और कौन से षड्यंत्र में फंसा, आपको इस पे भी गौर करना होगा। ये पिछड़े अति पिछड़े, मतलब सोचिए, ये जो एक विशेष वर्ग के कुछ लोग जो हैं
कैसे समाज का शोषण कर रहे हैं, इसको आपको सोचना होगा। मतलब दो पिछड़े को लड़ा दो, तीसरे को मार दो, चौथे को फंसा दो, पांचवा तो हम किंग है ये हैं। इसी तरह थोड़ी एक जाति के लोग बोलते हैं कि नदी नाला सरकार का, बाकी है भूमियार के। सुने हैं ना, तो ये तो सामने दिख रहा है ना साहब। यही सर्व समाज जो आपने जिक्र किया कि हमें कौन से लोग गाली दे रहे हैं, यही सर्व समाज के कुछ तथाकथित नेता लोग जो कि दिन रात पानी पी पी कर कोस रहे थे। लेकिन ऐसा कौन सी बात हो गई कि वो हमें, हमारी माँ बहन का गाली, हमें जान से मारने, हमारे परिवार को जान से मारने तक की धमकी दे रहे थे। आखिर क्या कारण है? तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिख रहा कि इनके पास सिर्फ और सिर्फ सत्ता का कैसे लाभ लें, कैसे सत्ता के उच्च पदों पे ये काबिज रहें, उसके लिए ये लोग काम करते हैं। बाकी कोई चीज़ नहीं है। अभी भी समय है। मैं सभी पिछड़ों, अति पिछड़ों एवं मुस्लिम समाज के भी पिछड़े वर्ग और अति पिछड़े वर्ग से मैं गुजारिश करूंगा, हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा कि इस 21वीं सदी में भी ये हाल है तो सोचिए हमारे उस समय में क्या हाल होगी। आप अपने बच्चे को जो है 2 रोटी कम खाइए साहब, शिक्षा उसको दीजिए, नहीं तो ये तथाकथित लोग जो है घर का नौकर बना के रखेंगे और नौकर में भी एक वक्त का रोटी देंगे, दूसरी वक्त के लिए सोचेंगे। अगर आपका बेटा जो है किसी दूसरे को रोटी देने जाएगा तो उसको भी फंसाया जाएगा, जैसे कि विनोद कुमार जी को फंसाया गया है। इनको किस लिए फंसाया गया? क्या इनके ऊपर ये अपने लिए लड़े हैं किसी का? ये तो दूसरे का सहयोग करने गए थे ना। और संजोग बस लड़ाने वाला भी कौन है? यही लोग। वायरल करने वाला बस हम लोग यूज हो रहे हैं साहब। इस यूज से बचिए, वरना हमारी कोई महत्व नहीं है। अगर हम लोग चाह रहे हैं कि हम अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल रख सकें तो इस पे एक बार विशेष करके ध्यान दीजिएगा। आपके तमाम ग्रामीण टीवी के चैनल के दर्शकों से मैं गुजारिश करूंगा कि आप अपने बच्चों को जो है शिक्षा दें। एक वक्त का खाना नहीं खाएं, लेकिन उन बच्चों को शिक्षा दें, जरूर, ताकि हमारी जो स्थिति अभी है वैसी ना रहे। ज्ञानेश्वर जी, आपको जिन्होंने गाली दी, आप उनके विरुद्ध एफआईआर करने वाले हैं, शिकायत दर्ज कराने वाले हैं थाना? हाँ, हमने जा करके आज गाली गलौज का वर्ड ऑडियो हमने भी सुना। इतनी भद्दी भद्दी गाली है कि हम लोगों को सुना भी नहीं सकते हैं। ये विकृत मानसिकता वाले लोग हैं। ये जो गाली दिए है ना साहब, सबसे पहले वो जानिए कि वो क्या चीज है। वो एक लोहा चोर है। और लोहा चोर जो है, सोचिए कितने लोगों को जान को जोखिम में डाल करके वो संपत्ति को अर्जित किया होगा। ये जांच की विषय है। मैं आज थाना प्रभारी से भी इस बात को बोला कि साहब आप इस पे कार्रवाई कीजिए, नहीं तो कहीं ये पिछड़ा और अति पिछड़ा आ गया तो फिर मुश्किल हो जाएगा आपको संभालना। हमने तो कुछ कहा नहीं उनको। आप ऑडियो में सुनेंगे भी, हमने चाहे किसी की भी माँ बहन हो, हम अपनी माँ बहन की नज़र में देखते हैं, लेकिन उसके नज़र में हमारी माँ बहन क्या है? तो गाली आप सुन रहे हैं ना, तो इससे क्या साबित हो रहा है कि उसके नज़र में हमारी माँ बहन का कोई इज्जत नहीं है। तो जब इज्जत नहीं है तो हम क्यों करेंगे साहब? मैंने थाना प्रभारी से, सिटी थाना प्रभारी को
इस मैटर से अवगत करवाया है और 24 घंटा का उनको टाइम दिया है कि अगर गिरफ्तारी आप नहीं करते हैं, इस पे कार्रवाई नहीं करते हैं, तो हम इस मैटर को लेके अपने समाज और पिछड़े अति पिछड़ों के बीच जाएंगे और इस बात को दिखाएंगे। लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया कि इस पे कार्रवाई होगी। आगे देखते हैं, अगर जैसा कुछ होता है फिर आपको हम बताएंगे। तो ये थे ज्ञानेश्वर प्रसाद उर्फ गुड्डू साव, जिनके साथ में गाली गलौज हुई और इन्होंने अपनी व्यथा सुनाते हुए बहुत सारी बातें की। आप लोग इनकी बातचीत से क्या समझें क्या नहीं, जरूर बताइएगा। दीजिए अपने छोटे भाई को इजाज़त। काफ़ी लंबा हो गया।